Okay, rules of debit and credit. For rules of debit and credit, we need to understand the two approaches. We have two approaches for these rules. One is traditional approach and one is modern approach. We can do by any of approach, but we will follow modern approach right now. According to modern approach, account has been divided into the four main heads. Asset account, liability accounts, revenues account, expenses account, and capital account. This is capital account. So rules are very easy. Whenever assets increases, it will be debited. Whenever liabilities increases, it will be credit. Whenever revenues or incomes increases, it will be credit again. Whenever expense will increases, it will be debited. And whenever capital increases, it will be credited. Simply, अब आप कहोगे कि मैम ऐसे क्यों बेटा, these are the rules. अरे मैंने नहीं बनाया है, और बहुत ही बेसिक रूल्स हैं. Asset increases, पहले तो asset का meaning I have clear. Asset means anything which will enable the firm to get any cash or benefit. कोई भी चीज जिससे फेस पे स्माइल आएगी, जैसे मैंने पहले बताया था, वो मेरी एसेट्स है. मशीनरी, लैंड, स्टॉक, गुड्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी एसेट्स हैं. जब भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज कैसे होगी, जब आप परचेज करोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी. कहीं से आपको कैश रिसीव हो रहा है तो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये डेबिट होगी. अब इसका अपोजिट, इफ इट डिक्रीज देन व्हाट विल हैपन, देन इट विल बी क्रेडिटेड. अगर एसेट मेरी डिक्रीज होती है, देन इट विल बी credited. Liabilities, the amount which is payable by the firm. So this is just like a burden. ये burden था हमारा. अगर burden increase होगा तो credit होगा. अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बर्डन, जो बिजनेस ने किसी को भी पे करना है, क्रेडिट होगा. बट अगर ये डिक्रीज होगा तो ये अपोजिट डेबिट हो जाएगा. रेवेन्यू, जब हमारा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट है, जैसे कि इनकम रिसीव, ये इन केस रेवेन्यू अगर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा. सेम एक्सपेंस अगर डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट. कैपिटल अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट. कैपिटल डिक्रीज होने पे डेबिट क्यों? क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी है. जब इंक्रीज हुई थी तो क्रेडिट, एंड जब डिक्रीज होगी तो डेबिट. दीज आर द बेसिक रूल्स जिसके बेस पर हमारी अकाउंटेंसी डिपेंड है. तो इसको और क्लियर करती हूँ, और इजी एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ. एक छोटी सी स्टोरी की तरह समझते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था. बिजनेस एंड बिजनेसमैन, दैट इज ओनर, are separate to each other. ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है. बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है. Accounting is done from the point of view of business, not from the point of view of businessman. Accounting is a process in which it is done from the point of view of business, not from the point of businessman. चलो ऐसा मानते हैं कि ये जो बिजनेसमैन है ये ओनर है और ये इसका सर्वेंट है, गुलाम है. बिजनेसमैन ने कहा बिजनेस को, भाई मैं तेरे पर पैसा लगा रहा हूँ, मैं एसेट्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सब कुछ तुझे दे रहा हूँ, बस अब तुझे क्या करना है, कमा के मुझे देना है. बिजनेस ने इसको एसेट लगा, बिजनेसमैन ने इसको एसेट्स दी और बोला कि चलो मुझे पैसा कमा कर देना.
एक छोटी सी लैंग्वेज बोली बिजनेसमैन ने कि जो बिजनेस तुम्हारा, जो भी चीजें आपकी हैं बिजनेस की खुद की हैं, वो डेबिट होंगी, और जो भी आउटसाइडर की है, आउटसाइडर में मुझे भी कंसीडर करना, उसे आप क्रेडिट कर देना। ये सिर्फ इट इज ओनली टू रिमेम्बर, ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं बना हुआ है, याद करने के लिए। बिजनेस का कुछ भी है वो डेबिट, और जो भी बाहर का है वो क्रेडिट। अब बिजनेस की जो 5 हमने भी चीजें पढ़ी वो क्या क्या है? एसेट्स तो बिजनेस मैंने दी थी, तो एसेट्स हमारी डेबिट ही है। एक्सपेंसेस, भाई इतनी एसेट्स मिली, एक्सपेंसेस तो खुद ही बियर करोगे। एक्सपेंसेस लॉसेस अब आपके हुए तो वो भी डेबिट के हैं, गुलाम के हैं। लेकिन अगर आप कुछ अर्न करते हो तो वो मुझे आपको देना है, दैट मीन्स रेवेन्यू, वो होंगे क्रेडिट। लायबिलिटीज, क्योंकि वो तो बिजनेस की खुद की है ही नहीं, बाहर की है, वो क्रेडिट। कैपिटल, वो भी बाहर की है तो वो भी क्रेडिट। वेरी सिंपल वे टू लर्न समथिंग, ये सिर्फ लर्न करने के लिए। एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, these will be debited whenever they increases. Revenue, liability and capital, it will be credited whenever it will be increased. Now come to the account. अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक जनरली हमने पढ़ा था कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट एक सिंपली आप कह सकते हो एक पर्सन का, एक हेड का, जिसके अंदर उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट बेटा सिंपल होता है। आपके चैप्टर में रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में टी शेप अकाउंट है, जिसे मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज टी, अल्फाबेट टी इन इंग्लिश। हमने एक एक चीज को, पर्टिकुलर चीज को डिवाइड कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज विल बी डेबिट एंड राइट हैंड साइड विल बी क्रेडिट, एंड दिस विल नॉट बी चेंज। ये कभी चेंज नहीं होगा कि लेफ्ट हैंड साइड आप क्रेडिट कर दो, राइट हैंड साइड डेबिट कर दो, ऐसा नहीं है। दीज विल नॉट बी चेंज, लेफ्ट हैंड साइड विल बी डेबिटेड एंड राइट हैंड साइड विल बी क्रेडिट। लेकिन इंक्रीज डिक्रीज चेंज होगा। इफ आई टॉक अबाउट द एसेट अकाउंट, अगर मैं एसेट अकाउंट बना रही हूँ बेटा, एसेट इंक्रीज ऑन डेबिट साइड, तो अगर मैं एसेट इंक्रीज लिखूंगी, यहां पर मैं इंक्रीज लिखूंगी, और एसेट मेरी डिक्रीज होती है डेबिट साइड में, तो मैं डिक्रीज लिखूंगी इस साइड। बट आई टॉक अबाउट लायबिलिटी, इफ आई टॉक अबाउट द लायबिलिटी अकाउंट, अब लायबिलिटीज अकाउंट में क्रेडिटर अकाउंट भी हो सकता है हमारा, बिल्स पेबल भी हो सकता है, बैंक लोन भी। डेबिट क्रेडिट विल नॉट चेंज, डेबिट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, राइट? whenever liability increase it will be on credit side, तो यहाँ पर इंक्रीज आएगा इंस्टेड ऑफ डेबिट साइड। अब की बार इंक्रीज इस साइड और डिक्रीज इस साइड। इंक्रीज डिक्रीज चेंज होंगे एज पर रूल्स, डेबिट क्रेडिट चेंज नहीं होंगे। सेम इफ आई टॉक अबाउट द रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू मीन्स इनकम अकाउंट किसी का भी, वैसे रेवेन्यू का मतलब सेल है, सेल्स रिसीट। डेबिट दिस साइड एंड क्रेडिट दिस साइड, so decrease, sorry, रेवेन्यू अकाउंट इंक्रीज होंगे क्रेडिट साइड में, सो इंक्रीज विल बी ऑन क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज विल बी ऑन डेबिट साइड। यहाँ इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज। इफ आई टॉक अबाउट कैपिटल अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? बिकॉज कैपिटल इंक्रीजेज एट क्रेडिट साइड, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इसमें। आपका when capital increases it will record on which side of account, debit or credit? So it will on credit side, left hand or right hand, so it will be on right side. रूल के बेस पर टी शेप में मैंने इंक्रीज डिक्रीज लिखा है। रिपीटिंग अगेन, डेबिट एंड क्रेडिट विल नॉट चेंज, व्हाट विल चेंज? इंक्रीज और डिक्रीज।
and increase and decrease will be changed according to the rules. If one account is increased at the debit side, then we will write the increase at debit side, and decrease at credit side, and vice versa. Must be clear to what rules of debit and credit. According to these rules, account has been divided into the five parts, five main heads: asset, liabilities, revenue, expense, capital. If the asset increases, it will be debited. If the liability increases, it will be credited. If the revenue increases, it will be credited. If the expense increases, it will be debited. The capital increases, credited. तो अब क्वेश्चन एक सिंपल सा मैं सॉल्व करवाती हूँ आपसे. देखो मैंने बोला इफ मशीनरी इंक्रीजेस, आंसर देना आपको. इंक्रीज होने पर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा. मशीनरी इज एन एसेट, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट. इफ आई टॉक अबाउट bills payable is a liability. Whenever increases, it will be credited. I said salary paid. Salary paid is an expense. पे कर दिया, ये expense है, expense तो increase ही हुए हैं. Expense increases, debited. I said prepaid salary. प्रीपेड मीन्स हमने एडवांस में दे दिया, दैट मीन्स इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा. तो ये हमारी एसेट्स हैं. एसेट्स इंक्रीज होंगी तो फिर से डेबिट. आई सेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग वो एक्सपेंस जो ड्यू हो चुके हैं बट हमने पे नहीं किया. दैट मीन्स समथिंग इज ड्यू बट नॉट येट पेड, सो इट इज अ बर्डन ऑन द फर्म, इट इज अ लायबिलिटी, एंड व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल बी क्रेडिटेड एज ओन. यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप अपनी बुक पर क्वेश्चन कर सकते हो. अगर 1 minute, there is a question on page number 6.17 on which side will the increase of the following account be recorded, also state the nature of the account. This question is given on the page number 6.17 in edition 2019. अगर आपके पास 19 के अलावा कोई और एडिशन है and you can see over there. आप किसी और पेज पर देख सकते हो. I'm going to start this question. On which side will increase the following account be recorded and state the nature of the account? Question number 4 of T.S. Grewal sir's book. First is furniture. Furniture is an asset. यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला है किस साइड पर इंक्रीज इसका रिकॉर्ड होगा, यानी कि डेबिट साइड में होगा या क्रेडिट साइड में. पहले मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ. फर्नीचर, देन मोहन, मोहन के आगे लिखा है ओनर, प्रोप्राइटर वो मैं नहीं लिख रही हूँ. फिर सैलरी, देन परचेजेस, देन सेल्स, देन इंटरेस्ट पेड, देन सोहन, ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिटर्स, देन राम डेटर्स. बेटा रूल्स ऑफ डेट पाओगे कि इसका नेचर क्या है, ये एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या है. तो फर्स्ट वी विल क्लियर फर्नीचर इज एन एसेट and whenever asset increases it will be debited. Now Mohan a owner, proprietor यानी कि कैपिटल. जब भी ओनर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो कैपिटल है, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो ऑलवेज क्रेडिट. सैलरी कुछ नहीं बोला बेटा, हम ओनर है तो ओनर तो सैलरी देता है तो एक्सपेंस ही होगा. whenever expenses increases it will be debit. परचेजेस, परचेज ऑफ गुड्स, कुछ भी हमने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए करा है तो वो हमारा हमेशा एक्सपेंस होता है. लास्ट क्लास में बताया था, परचेज ऑफ गुड्स इज एन
expense whenever increase is debited. Sales is a revenue, यानी कि रिसिप्ट इनकम है हमारी, क्रेडिट. इंटरेस्ट पेड expenses, it will be debited. सोहन creditor, पे करना है, so it is a liability. Whenever liability increases, it will be credit. राम a debtor, जिससे पैसा लेना है फ्यूचर में, वो हमारी एसेट्स है. एसेट इंक्रीजेस, डेबिट. यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में था कि on which side will increase of the following be recorded. If in the question it is given on which side decrease of this the following, डिक्रीज कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, तो आप अपोजिट कर दोगे इसका, जस्ट जर्नली. सिंपल है आपका एक कॉन्सेप्ट. एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट. सबको पता है हर ट्रांजेक्शन के टू एस्पेक्ट्स हैं. आप पूरी अकाउंटेंसी में कुछ भी पढ़ लो, 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, ग्रेजुएशन में पढ़ो, every transaction will affect at least two account and the effect will be equal on the both side. Debit and credit always will be equal. अकाउंट्स का रूल है. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है एक, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है ये हमारा. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, one in debit and one at credit, and it may be more than two, but the debit and credit will be equal. तो हर ट्रांजेक्शन से दो अकाउंट तो कम से कम इफेक्ट होंगे, और दो जो अकाउंट एटलीस्ट इफेक्ट होंगे उनका टोटल, अगर दो से ज्यादा भी इफेक्ट हुआ तब भी डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल मैच करेंगे. तो आई एम टेकिंग फर्स्ट ट्रांजेक्शन. क्वेश्चन नंबर 6 of your book. Manu started business. With cash. These are called transaction. ये पूरी ट्रांजेक्शन है, इसके टू इफेक्ट होंगे. विद रुपीज 1 लाख. 1 लाख में वैसे कोई बिजनेस स्टार्ट तो नहीं होता, पर कर लिया होगा. चलो 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करे कैश से, तो टू एस्पेक्ट विल बी. एक तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ. सेकेंड एस्पेक्ट कैपिटल इंक्रीज हुई, बिकॉज ओनर ने इन्वेस्ट किया है तो बर्डन भी तो आया ना, इंटरनल बर्डन. कैश इंक्रीज एंड कैपिटल इंक्रीज. सो कैश इंक्रीज डेबिटेड, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट. 1 लाख से डेबिट हुआ और 1 लाख से क्रेडिट हुआ, डेबिट क्रेडिट मैच करा. इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन, जिस भी ट्रांजैक्शन को आप देखोगे डेबिट क्रेडिट मैच ही करेगा. सेकंड ट्रांजैक्शन फर्नीचर परचेज. फॉर बिजनेस अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000. 20,000 का आपने फर्नीचर परचेज किया. And what will happen? Furniture will increase, but cash will decrease. So one aspect is furniture and second aspect is cash. Furniture is an asset and cash is also an asset. But furniture is increases and cash is decreases. When furniture increases, it will be debited, but the cash decreases, it will be credited. So debit credit again equal. 20,000 and 20,000. And you will observe in every transaction it will happen, debit and credit will match. जो 5 rules हमने देखे थे अभी, 5 accounts के को segregate किया था, उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा मैच ही करेगा. थर्ड ट्रांजेक्शन is purchase goods on credit from अंशुल. अंशुल से गुड्स परचेज करा है 6,000 का. बेटा वेन एवर इट इज गिवन परचेज गुड्स परचेज कुछ और परचेज किया तो उसका खुद का नाम आएगा फर्नीचर वगैरह. बट अगर गुड्स परचेज किया, गुड्स मतलब
जिसका हम बिजनेस है, तो वर्ड सिर्फ परचेज आएगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, ऐसे देते हैं। बेटा आपका बुटीक है किसी का, या फिर कोई रेडीमेड गारमेंट शॉप है, आप सामान मंगाते हो अपने बिजनेस में सेल करने के लिए, आप ये थोड़ी ना लिखते हो कि 4 रेड कुर्ती, 5 ग्रीन कुर्ती, 5 शर्ट्स, रेड दिस, आप सिंपल लिखते हो माल मंगाया, सामान मंगाया। तो इसलिए जब गुड्स परचेज करते हैं सिंपल परचेज वर्ड यूज होता है, कभी भी उस गुड्स का नाम नहीं आता क्या है, तो वी विल राइट परचेज। और ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है क्योंकि हमने क्यों खरीदा है, रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है, और ये एक्सपेंस है। गुड्स परचेज करी, एक तो हमारे एक्सपेंस इंक्रीज हुए, साथ ही साथ क्योंकि हमने क्रेडिट पे करा है, उधार खरीदा है, तो वापस तो पे करना पड़ेगा ना हमें अंशुल को। मैं आशु लिख रही हूँ, एक्चुअली मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आशु को हमने देना पड़ेगा, तो मेरी जो लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? मैंने गुड्स परचेज किया, मेरे एक्सपेंस इंक्रीज हुए, लेकिन एक्सपेंस के साथ ही साथ मेरे सिर पर एक बर्डन भी आया कि मुझे पे करना है। एक्सपेंस इंक्रीजेस डेबिटेड, लायबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिटेड। 6,000 6,000 अगेन डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर, और मैं यहाँ पर आशु ही लिख रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ट्रांजेक्शन में आशु लिखा हुआ है। क्रेडिट को पे करना था, मेरे सिर पर एक बर्डन था, लायबिलिटी थी, वो मेरी डिक्रीज हो जाएगी। एज वेल एज अगर मैं पे करूंगी तो मेरा कैश भी डिक्रीज होगा, सो क्रेडिटर विल डिक्रीज। क्रेडिटर मतलब आशु का जो बैलेंस मैंने लिख रखा था वो मेरा डिक्रीज हो जाएगा, एज वेल एज मेरा कैश भी डिक्रीज हो जाएगा। क्रेडिटर आर द लायबिलिटीज एंड कैश इज एसेट। लायबिलिटी मेरी डिक्रीज होगी तो अपोजिट क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा, और एसेट मेरी डिक्रीज होगी तो फाइन। नाउ paid rent, last transaction I am taking paid rent. If I paid rent, then rent is an expense, expenses बढ़ गए मेरे, as well as cash मेरा decrease हो गया, तो rent expense increase debited and asset decrease credited। तो जितनी भी अमाउंट होगी उससे इक्वल डेबिट होगा और उतना ही क्रेडिट होगा। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट and it may involve at least two accounts, but the debit and credit always will be equal। डेबिट क्रेडिट कभी भी अनइक्वल नहीं होगा किसी भी ट्रांजेक्शन में, आप ये देख। टी शेप अकाउंट में आपको भी मैंने पहले ही बताया, आपको कैसे करना है, एक टी बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट। अगर ये एसेट अकाउंट है, पहले मैं एसेट अकाउंट की एग्जांपल ले रही हूँ, एसेट मतलब मशीनरी, डेटर, इसका अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इस साइड पर, डेबिट साइड पर इंक्रीज एंड क्रेडिट साइड पर डिक्रीज। साथ ही साथ अमाउंट भी तो आएगी कितने से इंक्रीज, तो मैं यहाँ पर एक कॉलम जनरेट कर दूंगी अमाउंट का, इस साइड भी और इस साइड भी, और लिखते हैं अमाउंट इन रुपीज। So we are going to start do question number 7 of your book, page number 6.17। जब भी एसेट इंक्रीज होगी इस साइड, जब डिक्रीज होगी इस साइड, उसके बाद हमें करनी होती है बैलेंसिंग। अच्छा एक चीज और बेटा, अगर आप मशीन का अकाउंट बना रहे हो, मैंने मशीनरी परचेज की, तो देयर विल बी टू एस्पेक्ट, वन मशीनरी एंड कैश, दो एस्पेक्ट होंगे। तो जब मशीनरी का अकाउंट बनाओगे तो मशीनरी का नाम नहीं लिखोगे, मैंने अकाउंट अगर मशीनरी का बना रही हूँ, यहाँ ऊपर लिख दिया मशीनरी, ठीक है। अब मैं इस डेबिट क्रेडिट में मशीनरी नहीं लिखूंगी क्योंकि मशीनरी ऊपर लिखा है तो मुझे पता है मशीनरी का ही है, मैं दूसरे एस्पेक्ट का नाम लिखूंगी जिसकी वजह से मशीनरी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इट इज गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 6.17, and
It is machinery purchase for rupees 40,000. If we purchase machinery, then machinery will be increase. Increase इस साइड होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश, ब्रैकेट में मशीनरी परचेज. मैंने बोला दूसरी ट्रांजैक्शन का नाम लिखोगे. आप क्यों लिख रहे हो कैश, आप क्यों नहीं मशीनरी लिख रहे? बेटा मशीनरी में मशीनरी लिखोगे तो क्या पता किसकी वजह से मशीनरी खरीदी है. आपने मशीनरी परचेज करी, इट मीन्स आपने कैश पे किया, तो आपने लिखा मशीनरी की इंक्रीज वाली साइड पर और यहाँ लिख दिया 40,000. नेक्स्ट अमाउंट मशीनरी सोल्ड. अगर मशीनरी सेल करी है मैंने तो मशीनरी डिक्रीज होगी, तो इट विल रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड. यहाँ पर आ जाएगा, फिर कैश रिसीव होगा, यहाँ भी अगेन कैश और ब्रैकेट में सेल, इट विल बी 10,000. देन मशीनरी परचेज अगेन, फिर मशीनरी परचेज करिए तो इट विल इंक्रीज. अगर यहाँ पर परचेज ऑन क्रेडिट होता तो उस पर्सन का नाम आता जिससे हमने परचेज किया. 14,000. देन मशीनरी डिस्कार्डेड. डिस्कार्डेड मतलब खराब हो गई है, लॉस हो गया. अभी मैं फिलहाल डिस्कार्डेड लिख रही हूँ, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं हम यहाँ पर. डिस्कार्डेड, तो मशीनरी डिक्रीज हो गई है 14,000. देन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. डेप्रिसिएशन अगर मशीनरी पर लगेगा तो मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा जब हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. कोई भी एसेट अगर हम यूज कर रहे हैं, फिक्स एसेट, टाइम की वजह से या उसको यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. तो भी डिक्रीज होगी, यहाँ पर लिखते हैं हम डेप्रिसिएशन. यहाँ पर आ गया 1,000. होप इट इज क्लियर टू यू. मशीनरी एसेट अकाउंट था, मशीनरी से फ्यूचर में बेनिफिट मिलना था, तो ये एसेट था. एसेट अकाउंट डेबिट साइड में इंक्रीज होते हैं, तो मैंने डेबिट में इंक्रीज लिखा है, क्रेडिट में डिक्रीज लिखा है. अब बोला कि मशीनरी परचेज्ड. मशीनरी अगर परचेज किया है तो मशीनरी इंक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज होने पर कैश डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर मैंने कैश का नाम लिखा. उसके बाद मशीनरी सेल, तो यहाँ पर मशीनरी कम हुई है तब भी कैश का. इस तरीके से मैंने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल मेक अ बैलेंसिंग. दोनों साइड का टोटल रफ में हम फाइंड कर लेंगे. इधर का टोटल आ रहा है 40 प्लस 14 54, और इधर का आ रहा है 14 प्लस 10 24 प्लस 1 25. जो भी बैलेंस बेटा आपका ग्रेटर है वो दोनों साइड पे आप सबसे लास्ट में लिख दोगे और डबल लाइन कर दोगे. तो 54 वाज द ग्रेटर बैलेंस, यहाँ पर 54 54. जिस साइड भी कम था वहां पर लिखते हैं बैलेंस सीडी, दैट इज कैरिड फॉरवर्ड, कि बाद में कितना बैलेंस हमारा रह गया. 54 में से 25 माइनस कर देंगे, जो भी बैलेंस. यहाँ पर 8,000 था, 14 नहीं था, यहाँ पर 8,000 आ जाएगा. तो दिस साइड टोटल इज 48,000 एंड दिस साइड टोटल इज 25,000. 48,000 ग्रेटर है तो दोनों साइड लिख देंगे, और फिर बैलेंसिंग फिगर मेरी जिस साइड कम है उस साइड आ जाएगी. 48 माइनस 25 23,000. नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन. वी विल मेक अ क्रेडिटर्स अकाउंट, मतलब लायबिलिटी अकाउंट एक और डिस्कस कर लेते हैं. तो कौन सा क्वेश्चन करें? क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर बुक, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर. क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर बुक. मुझे राकेश का अकाउंट बनाना है. यहाँ पर राकेश इज अ क्रेडिटर. अब क्रेडिटर है तो इट इज अ लायबिलिटी, तो मैं यहाँ पर, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, आई विल इंक्रीज एट द क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज लायबिलिटी एंड डिक्रीज ऑन द डेबिट साइड. अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन. अच्छा, अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हो तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्रेडिटर इंक्रीज रहेंगे. इसी पर बेस होकर आपको क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन नंबर 9, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट. गुड्स परचेज किया राकेश से क्रेडिटर पे, और हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? राकेश का ही बना रहे हैं. अगर मैंने गुड्स परचेज किया तो क्रेडिटर इंक्रीज होंगे, मेरे पे बर्डन आ गया, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी परचेजेस. राकेश में राकेश का नाम लिखूंगी तो पता क्या चलेगा किस वजह से हुआ है. तो सेकेंड नेम आएगा परचेजेस 50,000. सेकेंड ट्रांजेक्शन गुड्स रिटर्न टू राकेश. बेटा अगर मैंने गुड्स रिटर्न कर दी तो मेरे सिर के ऊपर से बर्डन कम हो गया, उसका अमाउंट कम हो जाएगा, तो इट विल बी ऑन द डिक्रीज साइड. यहाँ पर लिखेंगे हम परचेज रिटर्न.
5,000. Then paid to Rakesh. I have paid 20,000 to Rakesh. अगर राकेश को पे किया है तो राकेश हमारी लायबिलिटी कम होगी बढ़ेगी? ऑफकोर्स ये कम हो जाएगी. पे करोगे, गुड्स वापस करोगे या वो हमें डिस्काउंट देगा तो कम ही होगी, डिक्रीज ही होगी और वो इस साइड ही आएगी. अगर पे करा है तो कैश दिया होगा, ट्रांजेक्शन नेम विल बी कैश एंड इट विल बी 20,000. द नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश. गुड्स और परचेज किए हैं तो राकेश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा परचेजेस 10,000. अगेन टोटलिंग करेंगे आप इसकी. 50 + 10, यहाँ का 60 आ रहा है और इसका 25. सो क्रेडिट साइड ज्यादा है, वैसे भी लायबिलिटी की ज्यादातर क्रेडिट साइड ही ज्यादा होती है. 60 साइड दोनों साइड लिख दोगे और देखो बेटा लास्ट में लिखा है मैंने, ये बिल्कुल लास्ट में अकाउंट के, और डबल लाइन कर दी है. उसके बाद जिस साइड का बैलेंस कम है, दैट मीन डेबिट साइड कम है, यहाँ पर लिखेंगे हम बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड, कि नेक्स्ट हमारा कितना बैलेंस रह गया है एज अ बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर मतलब कि जो मैंने टोटल में से दूसरा टोटल माइनस करके निकाला है. 60 - 25 दैट इज 35,000. इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू.